हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। तो मैं फिर से एक नई लाइव क्लास के साथ आ गई हूँ और जिसका मैंने टॉपिक बताया है मिट्रल स्टेनोसिस। ऑलरेडी मैंने पीपीटी पे दिखा रखा है मिट्रल स्टेनोसिस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल RGCS के EDU को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी नई लाइव क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास। क्या है मिट्रल स्टेनोसिस? नाउ वी विल सी। मिट्रल स्टेनोसिस को मैंने एक फिगर से दिखाने की कोशिश की है कि एक्चुअली वॉल्व में जो मिट्रल वॉल्व होता है हार्ट के अंदर, उसमें क्या हो जाता है। तो आप जो नॉर्मल मिट्रल वॉल्व देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा स्पेस है और अच्छे से ब्लड फ्लो दिखाया गया है। जो वॉल्व है वो नैरो नहीं है, इस तरीके का इसमें नॉर्मल में दिख रहा है। लेकिन जो स्टेनोज्ड है, स्टेनोज्ड मिट्रल वॉल्व, उसमें कैसा दिख रहा है? नैरोइंग है, अच्छे से ओपनिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है। इट्स मीन्स कि स्टेनोज्ड मिट्रल वॉल्व में क्या है, कोई डिसऑर्डर, कोई ऐसा डिजीज़ कंडीशन हो जाती है जिसमें क्या है, जो वॉल्व है जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, जो रास्ता है ब्लड के जाने का, वो नैरोड हो गया है। तो इसके बाद अब मैं बताऊंगी कि मिट्रल वॉल्व एक्चुअली क्या है, तब आप जान पाएंगे कि स्टेनोसिस क्या है। नेक्स्ट, एक्चुअली मिट्रल वॉल्व क्या होता है कि पहले हम देखते हैं हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ब्लड को आने जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है। रास्ता जो होता है वो कई तरीके के वॉल्व, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व जिसका नेक्स्ट नेम मिट्रल वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व, इस तरीके के कई रास्ते होते हैं ब्लड को इधर से जाने के लिए, उधर से जाने के लिए। तो हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे मिट्रल वॉल्व की। एक्चुअली मिट्रल वॉल्व क्या है? अ कार्डियक वॉल्व कंसिस्टिंग ऑफ 2 ट्रायंगुलर फ्लैप, 2 ट्रायंगुलर फ्लैप्स होते हैं विच अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जाहिर सी बात है, अगर ये लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनली अलाउ कर रहा है, तो ये इसी के बीच का ही वॉल्व होगा। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व होता है, ट्रायंगुलर शेप का 2 वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और इसका जो नेक्स्ट नेम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनली ये ब्लड को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। ये हो गया मिट्रल वॉल्व की बात कि एक्चुअली मिट्रल वॉल्व है क्या। स्टेनोज्ड का क्या मतलब है या स्टेनोसिस का क्या मतलब है? स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग हो जाना। उसमें अभी मैंने दिखाया था इससे पहले स्लाइड में कि किस तरीके से नैरोइंग हो रहा है, जो रास्ता होता है वो किस तरीके से नैरोड हो रहा है, या जो वॉल्व है वो अपने काम को सही तरीके से कर नहीं रहा है। यूनिडायरेक्शनली मतलब क्या होता है? खुलेगा, ब्लड पास आउट। अब इसमें क्या हो जाता है स्टेनोसिस में? स्टक। स्टेनोसिस जो वॉल्व होगी वो एक जगह पे स्टक हो जाएगी, नैरोड हो जाएगी और जो ब्लड का फ्लो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। स्टेनोसिस का सीधा सा मतलब यही होता है। तो मिट्रल वॉल्व जान गए, स्टेनोसिस जान गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व विच इज द हार्ट वॉल्व दैट कंट्रोल द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट लेफ्ट आर्टरियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो मैंने आपको दोनों वर्ड समझाए मिट्रल और स्टेनोसिस, बस उसी से डेफिनेशन को बना दिया गया है कि मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है? नैरोइंग होता है मिट्रल वॉल्व का, जो कि कहाँ के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है? लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर के जो बीच में रहता है, और ये वहाँ के ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनली कंट्रोल करता है। दिस इज मिट्रल स्टेनोसिस। नाउ नेक्स्ट, ये नॉर्मल और मिट्रल वॉल्व स्टेनोज्ड किस तरीके से होता है वो दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल ब्लड फ्लो कितने अच्छे से हो रहा है, पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है। और इधर देखिए मिट्रल वॉल्व अगर स्टेनोस हो गई तो किस तरीके से नैरोइंग की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल कम हो गया है ना, वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो स्टेनोसिस का बेसिकली यही मतलब है। नेक्स्ट वी विल सी क्यों ऐसा हो रहा है, कॉजेस। एक्चुअली मिट्रल स्टेनोसिस हो क्यों रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है इसका। तो फर्स्ट जो इसमें कारण या कॉजेज देखा गया है वो है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है? फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। रूमेटिक फीवर में क्या होता है? एक्चुअली एक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी का हिमोलिटिक बैक्टीरिया होता है, क्या होगा? उसका इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेप थ्रोट।
थ्रोट में क्या हुआ, इसका इन्फेक्शन हुआ, उसके इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है, जॉइंट्स पेन, जो इस तरीके का फीवर होता है उसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर। अब ये फीवर क्या है, लगातार बना हुआ है, स्ट्रेप थ्रोट लगातार है, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन लगातार बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ब्लड के थ्रू क्या है, कहाँ पहुँचेगा, हार्ट तक, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। एक कॉज है, मतलब रूमेटिक फीवर के वजह से मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि क्या लगातार फीवर बना है, बैक्टीरिया लगातार है ब्लड में, फिर वो ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करेगा और वही इन्फेक्टेड ब्लड कहाँ जाएगा, वॉल्व में, जो कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में है। तो पहला कॉज हो गया रूमेटिक फीवर। दूसरा जो कॉज है उसको सेकेंड टाइप जो डिवाइड किया गया है वो है नॉन रूमेटिक कॉजेस। नॉन रूमेटिक कॉजेस, इसमें रूमेटिक का मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस जो हेमोलिटिक ग्रुप ए का जो बैक्टीरिया है उससे कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज नॉन एज नॉन रूमेटिक कॉजेस। तो पहला इसमें नॉन रूमेटिक में पहला कॉज क्या है, मैलिग्नेंट कार्सिनोइड। कार्सिनोइड मीन्स होता है कैंसर, मैलिग्नेंट मीन्स होता है मूवेबल। ऐसा कैंसर जो मूवेबल हो, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, या फिर एक किसी ऑर्गन के किसी एक सेल में था वो क्या दूसरे सेल में पहुंच गया, तो मूवेबल जो कैंसर्स होते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस इंटरनल लेयर होता है एंडोकार्डियम हार्ट का। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्टिव इट विल इंक्लूड, मतलब ये और किसको किसको शामिल करेगा, जो हार्ट वॉल्व हैं उनको। अगर किसी पेशेंट का जो हार्ट है उसका लेयर एंडोकार्डियम है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये क्या है, ये इन्फेक्शन वॉल्व में भी फैलेगा, और जब ये इन्फेक्शन वॉल्व में जाएगा तब ये कॉज करेगा मिट्रल स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज लूपस इरिथेमेटस। लूपस इरिथेमेटस को SLE भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक लूपस इरिथेमेटस। क्या होता है लूपस इरिथेमेटस, इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो हमारे ही टिश्यूज़ पे अटैक करने लगती हैं। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी सेल्स को, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को पहचान नहीं पाती और उस पर अटैक करती है और डैमेज करने की कोशिश करती है या डैमेज कर देती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन लीड्स टू केमिस्ट्रल फ्यूजन एंड अ रिडक्शन इन मिट्रल ओरिफिस एरिया। एक ऐसा इन्फ्लेमेशन जो कि क्या है, जो वॉल्व है उसके ओरिफिस को क्या कर दे, रिडक्ट कर दे, उसी को बोलते हैं केमिस्ट्रल फ्यूजन। भी बेसिकली यही है कि जो इलास्टिसिटी होती है रिजिड हो जाएगी, इलास्टिसिटी खो जाएगी और रिजिडिटी आ जाती है। किसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। कोई इन्फेक्शन आया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, तो जो मिट्रल वॉल्व का जो ओरिफिस वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इट्स मीन्स रिजिडिटी आ जाएगी। सो नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथो मीन्स बेसिकली रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, फिजियोलॉजी अकरेंस कैसे हो रहा है, फिजियोलॉजी क्या इसके अंदर ऐसी क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं जो ये बीमारी क्या है हो रही है, डिसऑर्डर, ये डिजीज कंडीशन हो रहा है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे मिट्रल स्टेनोसिस के पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ट्रिगर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट कॉजेज, जो मैंने आपको बताए, क्या क्या कॉजेज बताए थे, रूमेटिक फीवर और नॉन रूमेटॉइड कॉजेज, उसके अंदर जितने कॉजेज थे ये सारे फैक्टर्स अगर बॉडी के अंदर आ गए, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, रूमेटिक फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आए, उसके बाद क्या होगा, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नैरोइंग ऑफ वॉल्व अकर, वॉल्व का नैरोइंग हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या, इन्फ्लेमेशन, एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लेम्ड हो गया, इन्फ्लेम्ड होने के बाद ये क्या करेगा, जो वॉल्व है उसको नैरो कर देगा, उसका रास्ता छोटा कर देगा, ब्लड क्या है फ्लो नहीं हो पा रहा है। वॉल्वर एबनॉर्मलिटी, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन। वॉल्वर जो वॉल्व थी उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, फाइब्रोसिस हो गया, उसने अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दिया, और कैल्सिफिकेशन हुआ वहाँ पे। ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि क्या होता है, जो माइट्रल वॉल्व होता है या बाइकस वॉल्व होता है, वहाँ से क्या होता है, ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। अब वहाँ पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तो जिसकी वजह से जो वॉल्व है ना वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, लेफ्ट आर्टेरियल वॉल्यूम एंड प्रेशर राइसेस। क्यों लेफ्ट आर्टेरियल वॉल्यूम और प्रेशर क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में ही है वो वॉल्व, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए है वो रास्ता। अब उसमें क्या नैरोइंग हो गई, तो अब क्या होगा, जो लेफ्ट आर्टरियम है वहाँ से ब्लड पूरी तरीके से आ ही नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ का वॉल्यूम है और जो प्रेशर है
वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डायलेशन ऑफ चैम्बर, जो चैम्बर होगा वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो कॉजेज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया, लेफ्ट आर्टरियम फिल हो गया, अब क्या होगा, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉज करेगा, क्योंकि क्या है, ब्लड वापस लौट करके लंग वाले एरिया में जाने के लिए स्टार्ट हो गया, लंग वाले एरिया में जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होगा, ग्रेटर रेजिस्टेंट टू द ब्लड फ्लो कॉजेज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वहाँ का भी प्रेशर बढ़ेगा, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, लंग्स की तरफ जब प्रेशर बढ़ रहा है या लंग का प्रेशर बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लड की वजह से जब बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वी विल सी what will happen, leads to right ventricular hypertrophy and right sided heart failure। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वहाँ क्योंकि मैंने अभी बताया है कि क्या होगा, कंपनसेशन स्टार्ट होगा फिर अभी, जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, राइट साइडेड का हार्ट फेलियर, बोलते हैं ना राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो एक ये कॉज भी हो सकता है इसका, मीन्स अगर माइट्रल स्टेनोसिस हुआ है तो मे बी देयर इज चांसेस वहाँ पे हो सकता है, अगर आप अनट्रीटेबल छोड़ेंगे उसको तो एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, दैट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। सो नेक्स्ट इट विल लीड इनएडिक्वेट फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, क्योंकि वॉल्व काम नहीं कर रहा है तो कैसे फिलिंग होगी, दैट्स वाई इनएडिक्वेट फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिल ही नहीं हो रहा है तो बॉडी को कहाँ से ब्लड जाएगा, सो इट विल लीड्स लो कार्डियक आउटपुट, तो लो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। सो हमने इसमें देखा कि किस तरीके से कैल्सिफिकेशन हुआ, फिर कैल्सिफिकेशन होने के बाद कैसे कैसे वॉल्स में फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस के बाद फिर क्या हुआ, राइट साइडेड का हार्ट फेलियर हुआ कैल्सिफिकेशन की वजह से, ब्लड क्योंकि वापस नहीं आ पा रहा था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफी, देन इनएडिक्वेट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकुलर और लो कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ब्लड सही तरीके से आ नहीं रहा है, इसकी वजह से क्या है, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो गया, लो, रिड्यूस्ड, डिटेक्ट हो गया। सो पैथोफिजियोलॉजी इज दिस। नाउ नेक्स्ट वी विल सी क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, मीन्स क्लिनिकल फीचर्स मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या आपको पेशेंट के अंदर दिखेगा, अगर किसी पर्सन को माइट्रल स्टेनोसिस हुआ है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे। डिस्पनिया, डिस्पनिया मीन्स सांस लेने में क्या है, पेशेंट को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम। पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा मीन्स लिम्स में क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, एडिमेटस, फिलिंग ऑफ फ्लूइड। क्रैकल्स, आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड साइन ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाई। क्रैकल्स और आर्टीरियल फिब्रिलेशन जो यहाँ पे बात की गई, ये हार्ट की बात की गई है। जो नॉर्मल साउंड्स होते हैं S1 S2, उसकी जगह पे अगर आप अस्कल्टेशन करोगे तो वहाँ पे आपको क्रैकल साउंड मिलेगा, ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ क्रैक हो रही है, टूटने का साउंड है, क्योंकि स्टेनोज्ड वॉल्व है, जब वहाँ से ब्लड जाएगा तो क्या है वहाँ से क्रैकल साउंड्स आएंगे। आर्टीरियल फिब्रिलेशन, आर्टीरियल फिब्रिलेशन में क्या होगा कि जो वहाँ पे डायलेशन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आर्टीरियल फिब्रिलेशन शो होगा कहाँ, ECG में। एंड साइन ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाई, सिस्टमिक एम्बोलाई के भी साइन क्या है वहाँ पे शो होंगे। अस्कल्टेशन रिवील अ लाउड साउंड S1 और ओपनिंग स्नैप एंड अ डायस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स। अगर आप एपेक्स पे अस्कल्टेशन करोगे देन वहाँ पे आपको क्या साउंड मिलेगा, मर्मर साउंड। मर्मर साउंड मतलब जैसे एक दरवाज़ा खुलता है ना, कोई पुराना दरवाज़ा और उसको खोलो तो जो आवाज़ करता है वैसा साउंड, दैट इज मर्मर साउंड एट द अपेक्स यू विल फाइंड। नाउ नेक्स्ट विल बी द फटीग। फटीग एक दूसरा जो साइन आपको मिलेगा, फटीग मतलब थकावट, क्योंकि कार्डियक आउटपुट लो है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है, डिस्पनिया भी हो रहा है तो क्या है, पेशेंट को फटीग फील होगा, बहुत ज़्यादा थकान फील होगा। नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन में क्या होता है, हमको खुद का ही कभी कभी क्या है सुनाई देता है कि हार्ट बीट सुनाई दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, पाल्पिटेशन। कभी कभी नॉर्मली भी फील होता है, तो वैसा ही क्या है इस केस में आपको मिट्रल स्टेनोसिस के केस में क्या है, पाल्पिटेशन आपको फील होगा। नेक्स्ट वी विल सी सिम्टम को याद रखने के लिए, मतलब क्या क्या सिम्टम्स बेसिकली हैं, उसके लिए एक छोटा सा मिनोमोनिक है, दैट इज मलार, MALAR। मलार में M का मतलब होता है मलार फ्लश। मलार फ्लश क्या, जैसा आप ये फिगर में देख रहे हो ना, जो हाई चीक्स होते हैं, हाई चीक्स जो होते हैं बिल्कुल प्लम रेड कलर के होते हैं। क्यों हो रहा है प्लम, मलार फ्लश का मतलब होता है प्लम रेड कलर ऑफ हाई चीक। हाई चीक्स का जो कलर है वो प्लम रेड कलर का होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल नहीं है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल रेड एंड फेस दिखेगा, हाई चीक्स जो होंगे वो बिल्कुल रेड कलर के होंगे, प्लम रेड कलर के, तो उसको मलार फ्लश बोलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज ए मीन्स एफिब मीन्स एफिब्रिलेशन, आर्टीरियल फिब्रिलेशन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन जब आप ईसीजी में देखोगे तो पीक्यूआरएसटी वेव्स में क्या है, आपको फिब्रिलेशन दिखेगा, मीन्स दैट विल नॉट बी नॉर्मल फिब्रिल। क्यों? क्योंकि डायलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट विल बी लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर, एल फॉर लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होगा, क्यों हो रहा है लेफ्ट हार्ट फेलियर? क्योंकि लेफ्ट साइड में ही मिट्रल वॉल्व है और वहीं का ब्लड क्या है, सही तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो दैट विल कॉज लेफ्ट हार्ट फेलियर। नेक्स्ट ए अपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड। अपेक्स बीट डिस्प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपेक्स में बीट होती है वो S1 के अलावा क्या मिलने लगती है, मरमर साउंड मिलने लगता है। तो जो मरमर साउंड है उसी को बोलेंगे अपेक्स बीट डिस्प्लेस। जो अपेक्स की बीट थी वो किससे डिस्प्लेस हो गई है, मरमर साउंड से, तो इट विल शो मरमर साउंड। नेक्स्ट व्हाट विल से आर फॉर राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड का हार्ट फेलियर हुआ, फिर पूरे ब्लड में क्या है, फिर पल्मोनरी कंजेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या है, फिर राइट हार्ट फेलियर भी होगा। नेक्स्ट वी विल सी सिम्टम्स में, जब आप सिम्टम्स को जब आइडेंटिफाई करने के लिए आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे तब उसमें जो एक्सरे आप करवाओगे तो जो राइट साइडेड का हार्ट फेलियर था वो कुछ इस टाइप का इनलार्ज हार्ट मिलेगा आपको। लंग्स के साथ क्या है, किस तरीके से आप जो ये वाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ये हार्ट का है, इनलार्ज मिलेगा, हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट वी विल डू विद द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, आप जो सिम्टम्स आपको मिले हैं उसको आप कैसे शो कर रहे हो, किस तरीके से, क्या क्या ऐसी चीज़ें आप यूज़ करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे आप यूज़ करोगे जिससे आप क्या है जो सिम्टम्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाओ। तो क्या क्या चीज़ें इसमें, जो माइट्रल वॉल्व के केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट, दैट इज चेस्ट रेडियोग्राफिक फिल्म। दैट इज चेस्ट रेडियोग्राफिक फिल्म, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सरे। रेडियोग्राफिक एक्सरे है किसका, आप एक्सरे ले रहे हो, चेस्ट का। शोज इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी, क्या दिखेगा इसमें, इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी दिखेगा। लेफ्ट आर्टीरियल एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट दिखेगा। और क्या दिखेगा इसमें, जो लेफ्ट आर्ट्रियल है और जो वेंट्रिकुलर है वो इनलार्ज दिखेगा। एंड माइट्रल वॉल्व कैल्सिफिकेशन, ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि जो माइट्रल वॉल्व था वो फाइब्रोसिस के बाद क्या है, कैल्सिफाइड हो रहा था। तो वही आपको सेम क्या दिखेगा, जब आप चेस्ट रेडियोग्राफिक देखोगे, चेस्ट रेडियोग्राफिक का फिल्म जब आप देखोगे तो आपको माइट्रल वॉल्व का कैल्सिफिकेशन में भी दिखेगा। और पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज, दैट इज हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, दैट इज हाइपरट्रॉफी। ये भी आप एक्सरे में देख सकते हो, जैसा पिछला वाला मैंने सिम्टम्स में एक्सरे दिखाया था तो उसमें वही दिख रहा था कि किस तरीके से इनलार्ज हुआ है। नेक्स्ट व्हाट विल डू, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफ पेपर पे जो इकोकार्डियोग्राफी मीन्स जो उसका पीक्यूआरएसटी वेव्स है या फिर क्या एक्टिविटीज़ है, इम्पल्सेस एक्टिविटीज़ है, वी कैन सी। इसमें हमको क्या दिखेगा, थिकेंड मेटल वॉल्व लीफलेट्स, लेफ्ट आर्टीरियल इनलार्जमेंट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में बता रखा है कि जब ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं होगा तो जो बॉडी को, जो रेस्ट ऑफ बॉडी है उसमें ब्लड क्या है सही तरीके से नहीं जाएगा, इट विल बी रिड्यूस, दैट इज नोन एज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रॉफी, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन जैसे अभी मैंने एक्सरे में दिखाया था, जो हार्ट है वो इनलार्जमेंट की वजह से क्या है, कैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि डेविएट हो गया राइट एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो इसमें और क्या है, लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रॉफी दिखेगा और आर्टीरियल फिब्रिलेशन दिखेगा। सो नेक्स्ट वी विल सी कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं कि हम कोई लार्ज आर्टरी लेते हैं, फीमोरल हो गया, ब्रेकियल हो गया, इस तरीके से आर्टरी लेते हैं और फिर वहाँ से अब क्या है वायर डाल करके फिर हम क्या है वहाँ से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें दिखता क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस वॉल्व एलिवेटेड। नेक्स्ट वी विल सी लेफ्ट आर्टीरियल एंड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जिसको PCWP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि कितना होगा, मोर देन 50 mm ऑफ Hg विथ सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों दिख रहा है, क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरी का जो वेज प्रेशर है वो भी तो इंक्रीज है। और हाइपरटेंशन क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो सही तरीके से फ्लो नहीं हो रहा है, वहीं पे जाके कंजेशन कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्या आएगा,
एलिवेटेड राइट साइडेड हार्ट प्रेशर विद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। राइट साइड, क्योंकि ब्लड तो बाहर आ ही नहीं रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, इस वजह से क्या होगा, जो राइट साइड प्रेशर है, राइट साइड का जो हार्ट है उसका जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड क्या है हार्ट में ही कंजेशन होता चला जा रहा है, वो क्या है पूरी तरीके से बॉडी में आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होगा, अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मिट्रल वॉल्व भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन अबनॉर्मल है। नेक्स्ट वी विल सी, अभी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, हमें पता चल गया, हमने जो सिम्टम्स था, सिम्टम्स के बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन किया, उसके बाद फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया तो उसमें जो टेस्ट है उससे ये प्रूव हुआ कि जो पेशेंट है उसको मिट्रल स्टेनोसिस है, मीन्स पेशेंट को बाइकस्पिड वॉल्व का प्रॉब्लम है। जब हमें ये प्रॉब्लम मिल गया, इवालुएट कर लिया हमने, देन उसके बाद हमें मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इज देयर। अगर ये 3 टाइप के मैनेजमेंट है तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स हम मेडिसिन से क्या है इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है हम उसमें क्या देंगे, सबसे पहले कौन सा मेडिसिन आप दे रहे हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स कैन बी अचीव्ड बाई अ ओरल डायरेटिक्स। जो आपको सिम्टम्स मिले हैं लाइक पेरिफेरल एडिमा, कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू द डायरेटिक्स। डायरेटिक्स के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो डायरेटिक्स होता है वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू जो भी फ्लूइड होता है उसको रिमूव करके जो कंजेशन होता है उसको रिलीव करने का काम करता है। तो सेम जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेरिफेरल एडिमा मेनली, तो उसको क्या है रिड्यूस करेगा, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेगा। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू गिव डायरेटिक्स। हम लोग क्या दे रहे हैं, डायरेटिक्स दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ड्रग हम क्या देंगे मेडिकल मैनेजमेंट में और क्यों दे रहे हैं, ब्लड एंटीकोगुलेंट एजेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ब्लड एंटीकोगुलेंट एजेंट दे रहे हैं, ऐसा एजेंट दे रहे हैं, ऐसा ड्रग दे रहे हैं जो क्या है ब्लड को कोगुलेट होने से रोके, थक्का जमने से, ब्लड का थक्का जमने से रोके। इससे क्या होगा, जो एक मैंने सिम्टम्स बताया था, सिस्टमिक एम्बोलाई दिखता है, उस सिम्टम को रिमूव करने के लिए आप क्या दे रहे हो, ब्लड एंटीकोगुलेंट एजेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। सिस्टमिक एम्बोलाई क्या होता है, सिस्टमिक एम्बोलाई होता है कि कोई वो एयर का भी हो सकता है, ब्लड का भी हो सकता है, फैट का भी हो सकता है, कोई ऐसा टुकड़ा ब्लड, एयर या फैट का जो क्या है पूरी बॉडी में थ्रू द ब्लड फ्लो वो घूमे, ब्लड में पूरे वेन्स आर्टरी से होता हुआ क्या है उसमें, आर्टरीज में बेसिकली उसमें क्या है घूमता रहे, और ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा किसको, ब्लड फ्लो को, टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो इससे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसीलिए आप क्या दे रहे हो, ब्लड एंटीकोगुलेंट एजेंट्स दे रहे हो। सो नेक्स्ट आप क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स टू डिक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट को डिक्रीज करने, क्योंकि आर्टीरियल फिब्रिलेशन मिल रहा है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी हार्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसलिए क्या है उस हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं। बीटा ब्लॉकर देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट रेट होगा दैट विल गो डाउन। नेक्स्ट क्या, कौन सी ड्रग दे रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट में, डिजिटैलिस इज यूज्ड इन पेशेंट विद आर्टीरियल फिब्रिलेशन फॉर स्लोइंग द वेंट्रिकुलर हार्ट रेट। वेंट्रिकुलर हार्ट रेट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे, उस हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए वी आर यूजिंग डिजिटैलिस। अब डिजिटैलिस करता क्या है, जो ऐसे पेशेंट को भी देते हैं जिसको सिर्फ आर्टीरियल फिब्रिलेशन भी हो, तो इट मीन्स कि हम आर्टीरियल फिब्रिलेशन को रिड्यूस करने के लिए भी क्या दे रहे हैं, डिजिटैलिस दे रहे हैं, और ये क्या करेगा, जो हार्ट रेट है ना उसको स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये 2 ड्रग हम दे रहे हैं जिससे क्या है हार्ट रेट क्या है डिक्रीज हो रही है। पहला तो बीटा ब्लॉकर दे रहे थे, फिर दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटैलिस। इट्स मीन्स आर्टीरियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम इसमें होता है, जिसकी वजह से हम 2 ड्रग्स वी कैन यूज़, बीटा ब्लॉकर और डिजिटैलिस। उससे पहले हमने क्या दिया था, डायरेटिक्स और एंटीकोगुलेंट्स। तो इन चारों ड्रग्स से पहला तो हमने एक ये इम्प्रूव किया था दैट एडिमा, पेरिफेरल एडिमा जो हम लोगों ने देखा था सिम्टम्स में। फिर ब्लड एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स दे रहे हैं जो कि क्या है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट कर रहे थे। फिर हमने दिया बीटा ब्लॉकर जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहे हैं। फिर दूसरा ड्रग फिर से सेम दिया बट अनदर मैकेनिज्म का, दैट इज डिजिटैलिस। वो क्या करेगा, वेंट्रिकुलर हार्ट रेट को वो भी रिड्यूस कर रहा है, तो जो आर्टीरियल फिब्रिलेशन वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल सी दैट इज
वो 4 ड्रग से मैनेज किया। अगर मेडिकल मैनेजमेंट दैट इज़ नॉट यूजफुल, मगर मतलब कुछ कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट नहीं काम करता है या अच्छे से पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए भी प्लान करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, बलून वल्वोप्लास्टी। फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट इज बलून वल्वोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर इज यूज टू फिक्स अ नैरोड मिट्रल valve. It use a hollow flexible tube called a catheter and a tiny balloon. इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है, जो नैरोड मिट्रल वॉल्व है हम लोग उसके लिए करते हैं, और इस प्रोसीजर में करते क्या है, फ्लैक्सिबल कैथेटर होता है टिनी बलून के साथ, बिल्कुल छोटे बलून के साथ क्या है, एक फ्लैक्सिबल कैथेटर होगा। फ्लैक्सिबल मीन्स आप लचीला कैथेटर होगा जिसमें छोटा आगे से बलून शेप होगा। The balloon tipped catheter is inserted into an artery by the medical professional typically in the groin. femoral से ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो बलून टिप्ड कैथेटर होगा वो हम इंसर्ट करेंगे आर्टरी के थ्रू। और कौन इसको कर सकता है, मेडिकल प्रोफेशन, सर्जिकल डॉक्टर, ठीक है। तो टिप्ड जो बलून टिप्ड कैथेटर था उसको इंसर्ट किया ग्रोइन एरिया मीन्स femoral से। फिर द मिट्रल वॉल्व ओपनिंग बिकम वाइड बाय द इन्फ्लेशन ऑफ द बलून। अब क्या किया, मिट्रल वॉल्व तक पहुंचाया उस बलून टिप्ड कैथेटर को, और फिर वहाँ पे उस बलून को क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मीन्स जो फ्लैप थे उनके बीच में उस बलून को डाला और फिर क्या किया, उसको इन्फ्लेट कर दिया, जिसकी वजह से जो नैरोइंग थी ना वो रिड्यूस हो जाएगी, वहाँ का जो स्पेस था थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली बलून वल्वोप्लास्टी क्यों कर रहे हैं, बलून वल्वो मीन्स वॉल, प्लास्टी रिपेयरिंग क्यों कर रहे हैं, जो माइट्रल वॉल्व में जो प्रॉब्लम है, उस वॉल्व में जो प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करने के लिए। किस तरीके से रिपेयर कर रहे हैं, बलून को यूज़ करके। कैथेटर टिप बलून होता है जो कि नैरोड मिट्रल वॉल्व में आप इंसर्ट करते हो थ्रू द ग्रोइन एरिया मीन्स femoral आर्टरी। फिर उसके बाद फिर जो वहाँ पे इन्फ्लेशन किया, जैसे इन्फ्लेम करोगे स्पेस हो जाएगा, तो स्टेनोसिस क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल सी, यहाँ पे एक सर्जिकल प्रोसीजर दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए आया, यहाँ पे बलून टिप्ड कैथेटर और वहाँ पे क्या है आ करके इन्फ्लेम्ड होता है, और इन्फ्लेम्ड हो करके क्या कर, इन्फ्लेड होता है, इन्फ्लेड हो करके क्या करता है, वहाँ की जो नैरोइंग वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व होती है, उसमें स्पेस देता है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, कमिसरोटॉमी करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी टू रिपेयर द वॉल्व इज फ्रिक्वेंटली द कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर ऑफ चॉइस। प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है क्योंकि इसमें ओपन हार्ट सर्जरी होती है। क्यों करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, टू रिपेयर दैट वॉल्व, दैट मिट्रल स्टेनोसिस है तो मिट्रल वॉल्व को, बाइकस वॉल्व को क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। रिकंस्ट्रक्टिव मतलब फिर से उसको कंस्ट्रक्ट करना, तो हार्ट को ओपन करेंगे और फिर वहाँ पे जो वॉल्व में प्रॉब्लम है मिट्रल वॉल्व में उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट मतलब जो वॉल्व है उसको रिप्लेस कर देना। सर्जरी में बी परफॉर्म टू रिप्लेस द डैमेज माइट्रल वॉल्व इफ द वॉल्व कैन नॉट बी रिपेयर्ड। अभी नेक्स्ट इसके जो और प्रोसीजर थे इससे पहले, जैसे बलून वल्वोप्लास्टी, कमिसरोटॉमी, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे या फिर प्लास्टी कर रहे थे कि वही जो वॉल्व है उसको क्या करें हम लोग सही कर देते हैं, कुछ भी प्रोसीजर को परफॉर्म करके हम लोग उस वॉल्व को सही कर देते हैं। बट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोग ऐसी सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसमें जो है वो उस वॉल्व को रिपेयर ना किया जा सके। अगर वॉल्व रिपेयर नहीं हो रहा है तो वी कैन रिप्लेस। तो इसमें क्या होगा, अ मैकेनिकल वॉल्व और अ वॉल्व मेड फ्रॉम काऊ, पिग और ह्यूमन हार्ट टिश्यूज इज यूज टू रिप्लेस द डैमेज वॉल्व। जो माइट्रल वॉल्व जो डैमेज हो गया, जो स्टेनोज्ड हो गया है, तो क्या करेंगे आप उसको मैकेनिकल वॉल्व से, मैकेनिकल मीन्स थ्रू द मशीन्स जो बनाए गए हों ऐसे वॉल्व, या फिर किसी काऊ, पिग और ह्यूमन हार्ट टिश्यूज से लेकर के उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो 3 बताया मैंने, इससे पहले बलून वल्वोप्लास्टी था, कमिसरोटॉमी है, देन माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। 3 प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे, ठीक है हमने मेडिकल मैनेजमेंट किया, सर्जिकल मैनेजमेंट किया, उसके बाद जो डिजीज़ कंडीशन है उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब उस जैसे मेटल वॉज स्टेनोसिस हुआ तो इसकी वजह से और भी फर्दर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या क्या हो सकती है, एम्बोलिज्म, ऑलरेडी मैंने सिस्टमिक एम्बोलिज्म की बात किया है। एम्बोलिज्म मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, या 3 तरीके का जो एम्बोलिज्म होता है, दैट इज़ फैट, एयर और ब्लड क्लॉटिंग का।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एम्बोलिज्म हो सकता है, ये हो सकता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट होकर के पूरी आर्टरीज में ब्लड के थ्रू टहले और फिर ये क्या करेगी, बॉडी में टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल डेथ होने लगेगी। तो एम्बोलिज्म ये एक पहला कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये कॉजेज़ में था, नॉन रूमेटॉइड कॉजेज़ में भी ये था। इसमें क्या होता है कि एंडोकार्डियम लेयर के साथ साथ जो वॉल्व है उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाए। सिर्फ मेटल वॉल्व में इन्फ्लेमेशन था नहीं, ये क्या करेगा, ब्लड के वजह से, क्योंकि ब्लड भी इन्फेक्टेड होगा, अब फिर ये क्या करेगा, किसको किसको इन्फ्लेम करेगा, जो अनदर वॉल्व हैं, ट्राइकस वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, इन सबको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मीन्स लेयर के साथ साथ जो अनदर वॉल्व्स हैं वो भी क्या होंगी इन्फेक्टेड, या फिर उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लामेशन होगा। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ऑलरेडी डिजीज कंडीशन में पैथोफिजियोलॉजी में ही देखा था कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस तो था ही था, साथ में और क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर फेलियर्स भी हो रहे हैं। नेक्स्ट पल्मोनरी एडिमा। क्यों हो रहा है पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि पल्मोनरी में कंजेशन हो रहा है, ब्लड बॉडी में जा ही नहीं रहा है, सारा का सारा कंजेशन कहाँ हो रहा है, लंग्स में। नेक्स्ट रप्चर्ड पैपिलरी मसल्स ऑफ कोराइडे टेंडिनाई। क्यों हो रहा है, क्यों रप्चर हो रहा है, क्योंकि जो वॉल्व को होल्ड करते हैं वो पैपिलरी मसल्स होते हैं। अब जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या है, सही तरीके से अपना काम कर नहीं रही है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो मसल्स होंगी वो वहाँ की वो भी रप्चर होंगी। नेक्स्ट ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि परमानेंट में भी हो सकता है कि अगर रिपेयरमेंट ना किया गया हो तो जो वॉल्व होता है वो परमानेंटली ऐसा ही हो जाए, उसमें क्या है, ब्लड फ्लो नहीं हो सकता है, नैरोड हो जाए, क्या हो जाए, नैरोड हो जाए और ब्लड फ्लो सही तरीके से ना हो पाए। नेक्स्ट नर्सिंग कॉम्प्लिकेशंस, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस। नर्सिंग इम्प्लीकेशंस मीन्स नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या देखा, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट के बीच में मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए और उसके बाद फिर नर्सिंग इम्प्लीकेशन, इट्स मीन्स नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग मैनेजमेंट। आपको नर्सेस का क्या काम होगा जब अगर किसी पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस हो गया है, क्या करना है, प्रोमोट ऑक्सीजनेशन एज ऑर्डर्ड, जैसा फिजिशियन ने या डॉक्टर ने ऑर्डर किया है उसको क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, ऑक्सीजनेशन प्रमोट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि बॉडी में पेशेंट को सही तरीके से आउटपुट, कार्डियक आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि बॉडी को सही तरीके से ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही है। जब बॉडी को ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही है तो इस जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको क्या है, बाहर से ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होगी। तो प्रमोट ऑक्सीजनेशन, हमको क्या है, ऑक्सीजनेशन देना है पेशेंट को। नेक्स्ट प्लेस इन हाई फाउलर पोजिशन टू इन्हेंस लंग एक्सपेंशन। अगर कोई पर्सन को क्या है, आप हाई फाउलर पोजीशन देते हो तो लंग एक्सपैंड होता है, और लंग एक्सपैंड होता है इसका मतलब जो पेशेंट है उसका ऑक्सीजनेशन लेवल को भी आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो प्लेस इन हाई फाउलर पोजीशन टू इन्हेंस लंग एक्सपेंशन, लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या है, हाई फाउलर पोजीशन देना है, कि नर्सिंग मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वॉच फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन मीन्स हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के, तो उसको देखना है वो डिप्लेट ना हो। डिप्लेट मीन्स वो इम्बैलेंस ना हो, कम ना हो। एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड रिलेटिव टू मिनिमाइज द एंजाइटी। अब क्या है, पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, सुन लिया हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय की दिक्कत है, हाँ, तो इस केस में क्या होता है, इनको लगता है, पेशेंट्स को लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको क्या है, ज़्यादा एंजाइटी होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में अब मेरे पेशेंट को ये हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई, तो आगे क्या मैनेजमेंट होगा। तो उनके एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट को और उनके रिलेटिव को सारे प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, कि क्या सर्जिकल प्रोसीजर होने जा रहा है, अब हम कौन सी दवा देंगे तो कैसा इफेक्ट होगा, या हम दवा देने के बाद कितने हद तक ट्रीट कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट की स्टेज है डिजीज़ कंडीशन की, उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट हो सकता है, जो प्रोसीजर्स हो सकते हैं, वो हमें पेशेंट और उनके रिलेटिव दोनों को सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मॉनिटर अर्ली साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड एंड इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंजेस। आपको क्या करना है, जो अर्ली साइन होते हैं फ्लूइड ओवरलोड के, पेरिफेरल एडिमा ऑलरेडी है, पेशेंट आया, एडमिट है और उसको NS लगा दिया, RL लगा दिया या कोई भी फ्लूइड लगा दिया, ऐसा तो क्या होगा, ओवरलोड हो सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए है पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखना है, कि फ्लूइड, और डॉक्टर के ऑर्डर पर ही हमको फ्लूइड लगाना है पेशेंट को। एंड इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंजेस। गैसेस एक्सचेंजेस मीन्स पेशेंट को क्या है, ऑक्सीजनेशन नीड क्या है, कैसा है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वी हैव टू गिव। मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर अर्ली डिटेक्शन। पेशेंट को फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो या नहीं हो रही हो, ये देखने के लिए क्या है, आपको वाइटल साइंस, आपको क्या है,
हमेशा आपको चेक करते रहना है, 2 आवरली चेक करते रहना है। या फिर जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके लिए कार्डियक मॉनिटर्स आते हैं, वो प्लेस करके आप क्या है एवरी टाइम आप क्या कर सकते हो, जो वाइटल साइंस हैं पेशेंट के वो आप मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट, कीप पेशेंट ऑन लो सोडियम डाइट। पेशेंट को क्या है लो सोडियम डाइट पे रखना है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा है और फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर एज इंडिकेटेड। जैसा मैंने अभी जो प्रोसीजर्स बताए ना सर्जिकल प्रोसीजर्स, उसमें से जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट होने हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिपेयर करना है। मींस प्रिपेयर करने का मतलब है जो प्रोसीजर है पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, रिलेटिव को एक्सप्लेन करना है, फिर उनसे कंसर्ट लेना है। कंसर्ट लेने के बाद फिर उनको जो भी वैल्यूएबल्स थिंग्स हैं वो उनके पेशेंट की वो उनके रिलेटिव्स को हैंडओवर करना है। पेशेंट को ड्रेस देना है, पेशेंट को सर्जिकल ड्रेस पहनाना है और उसके बाद फिर क्या है वाइटल साइंस लेना है, पेशेंट का PAC मीन्स प्री एनेस्थेटिक चेकअप करवाना है। उसके बाद फिर क्या है पेशेंट को OT के लिए सेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें सर्जिकल प्रोसीजर्स में आ जाएंगी, मतलब जैसा इंडिकेटेड है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या है रेडी करेंगे और पेशेंट फिर क्या है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए चला जाएगा। वहाँ पे भी सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद फिर पोस्ट सर्जिकल कुछ प्रोसीजर्स होते हैं या फिर पोस्ट सर्जिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं। उसमें क्या है पेशेंट को क्या है ऑब्जर्व करना है, वाइटल साइंस ऑब्जर्व करना है, कोई वॉमिटिंग सेंसेशन है तो वो ऑब्जर्व करना है, पेशेंट को कितने टाइम में पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आ रहा है वो चेक करना है। और सारी चीज़ें क्या है नोट डाउन करके मॉनिटर करके नोट डाउन करना है। वाइटल साइंस बेसिकली हाफ आवर पे क्या है लेना है और पेशेंट को पोस्ट सर्जिकल वार्ड में ही रखना है और वहाँ पे क्या है लगातार मॉनिटरिंग पर रखना है पेशेंट को। और पेशेंट को ठीक है पेशेंट का सर्जिकल हो गया, सर्जरी हो गई। नेक्स्ट अब पेशेंट क्या है सर्जरी होने के बाद घर आता है। जब सर्जरी होने के बाद घर आता है तो क्या है पहले ही क्या है जो नर्स है उसको क्या रिहैबिलिटेशन थेरेपी देनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन मतलब इतने दिन से पेशेंट बीमार था, फिर सर्जरी हो गई, तो इससे क्या होगा जो पेशेंट का डेली रूटीन होता है ना वो अल्टर्ड हो जाता है। तो उसके लिए क्या है पेशेंट को रिहैबिलिटेशन थेरेपी देनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन थेरेपी में क्या है पहले की तरह जीवन को जीने के लिए क्या है कुछ तरीके बताए जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल में कैसे वापस जाना है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ देनी है और फिर से कैसे जैसे आप डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है जैसे वो पेशेंट करता था फिर से उसको वैसा ही करने के लिए बोलना है। फॉलोअप्स बताने हैं, एक्सरसाइज करके दिखाने की किस मतलब आप इस केस में कैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेनली लंग्स के लिए एक्सरसाइजेस बतानी है हमको। और डाइट कैसी ले सकते हैं तो लो सोडियम डाइट लेनी है, फैट्स नहीं लेने हैं, मीन्स हेल्दी डाइट, जंक फूड नहीं खाना है। इस तरीके की आपको डाइट्स बतानी पड़ेंगी। और साथ में जो रिलेटिव्स हैं उनके एंजाइटी को कम करने के लिए हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा और वो हेल्थ एजुकेशन आप पेशेंट और रिलेटिव दोनों को दे सकते हो। हेल्थ एजुकेशन में क्या बताना है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के पास आना है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेना है। जो मेडिसिन है जो मेडिकेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड होंगी वो टाइम पर जैसा प्रिस्क्रिप्शन है वैसा लेना है। तो इस तरीके से एक नर्स का जो इम्प्लीकेशन होता है, एक नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रोल होता है उसको प्ले करना है। तो जिसकी वजह से क्या है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दोनों के मैनेजमेंट से आप माइट्रल वाल्व के पेशेंट जो माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमारे चैनल को RGCSK.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी और माइट्रल वाल्व क्या होता है, स्टेनोसिस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कॉजेस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।